हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वायदानुसार हम फिर से आपके समक्ष हाजिर हैं और हमने बताया आपको कि जो कार्यक्रम अब जो चल रहा है यह निरंतर परीक्षा की तिथि तक चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश लेखपाल सिलेबस के अनुसार जो एक महत्वपूर्ण खंड विषय उपविषय ग्रामीण समाज एवं परिवेश की क्लास को हम चल रहे हैं, जिसके भाग हम 2 आपको पढ़ा चुके हैं। आज भाग 3 की बारी है। आप शिद्दत के साथ, शालीनता के साथ, धैर्य के साथ आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको एक वीडियो में से आपको अगर एक प्रश्न भी अगर परीक्षा में दिखता है तो यह बहुत फासला तय करा देता है लाखों परीक्षार्थियों के मध्य में। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आप इसको शेयर जरूर किया करें, क्योंकि हम उस तबके तक इस वीडियो को पहुंचाना चाहते हैं जो ऑफलाइन कोचिंग और पेड बैच में शामिल होने में असमर्थ हैं। तो आप प्लीज उन तक वीडियो को जरूर शेयर किया करें। वो देखें न देखें अलग बात है, लेकिन आप अगर शेयर भी ना करें तो ये गलत बात है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, इसकी कम संभावना है कि परीक्षा में ऐसा प्रश्न आपको दिखाई दे, लेकिन बहुत अधिक संभावना है कि हम जो एक्सप्लेनेशन इसके साथ करेंगे उसका मिलता जुलता आपको प्रश्न परीक्षा में अवश्य दिखाई देगा। तो आप इसीलिए ध्यान से वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भाग 2 हमने पढ़ाया था और यह भी हमने आपको पढ़ाया था। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम कब पारित हुआ था। यह बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसके साथ हम कुछ एक्सप्लेनेशन करेंगे, जीएस भी आपको समझाएंगे, ध्यान से समझिएगा। तो उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम पारित जो हुआ था, यह हुआ था, पहले तो हम इसका आपको बता दें, इसका जो जवाब है वह है 1953 ईस्वी में। अब आप समझिएगा थोड़ा सा। 1953, 54, 55 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री हुआ करते थे श्री चौधरी चरण सिंह जी, जो कि 5वें प्रधानमंत्री रहे थे। उनका कार्यकाल 1979 से 80 तक रहा था और उनके पौत्र आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में छाए हुए हैं। आप देख रहे होंगे, गदा लिए आपको दिख जाते होंगे टीवी चैनलों पे। और हम आपको बता दें कि जो जोत चकबंदी अधिनियम पारित हुआ था और इसके ठीक एक वर्ष बाद 1954 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में चकबंदी की शुरुआत की गई। मुख्यतः 2 तहसीलों में, कैराना मुजफ्फरनगर और मुसाफिर खाना अमेठी, जिसे आप आज और चकबंदी जो था 1958 से पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया। यह हम बात पहले बता चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आप नोट करते चलिएगा और ऐसे ही नोट्स बना सकते हैं। देखिएगा, चकबंदी किसे कहते हैं, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है आपके लिए चकों की पैमाइश को, हड़पे गए भू क्षेत्रों की दुरुस्तगी, ऑप्शन सी चकों की निगरानी को, और ऑप्शन डी खेतों को टुकड़ों में विभक्त होने से रोकने व संचयित करने को। हमने जब भाग 2 पढ़ाया था आपको, तब आपको बताया था चकों को बांधना, यानी खेतों को टुकड़ों में जो बटे हुए हैं उनको एकत्रित करना चकबंदी का मुख्य उद्देश्य होता है। यह एक कल्याणकारी योजना है और इसका इस हिसाब से आप समझ गए होंगे, जो जवाब होगा वह होगा डी, खेतों को टुकड़ों में विभक्त होने से रोकने व संचयित करने को। चकबंदी से बहुत फायदे होते हैं। जितना बड़ा चक होगा उससे उतनी ही बड़ी हम मशीन का प्रयोग कर सकते हैं। खेतों में आप जानते हैं, आप अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते हैं तो जब एक खेत होता है तो उसके 4 कोने बन जाते हैं, तो उनमें अपेक्षाकृत कम फसल होती है केंद्र की अपेक्षा। तो अगर ज्यादा चक बनाएंगे हम तो उनमें कोने भी ज्यादा बनेंगे, मुंडेर जिसे मेड़ कहते हैं वो भी ज्यादा बनेंगी। तो इसके लिए चकबंदी योजना लाई जाती थी, ताकि एक ही जगह किसान को, यानी किसान की आय को बढ़ाने के लिए यह बात की जाती थी। चकबंदी 2 तरह की होती है, ऐच्छिक चकबंदी और अनिवार्य चकबंदी। ऐच्छिक चकबंदी वो होती है कि जिसमें किसी गांव के किसानों के पास समस्त गांव की भूमि का 2/3 अगर होता है तो वह अगर कराना चाहे तो चकबंदी हो सकती है, और अनिवार्य चकबंदी सभी पर लागू होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होगी। यह भी हम आपको बता चुके हैं, तो आप बिना देर किए इसका जवाब बता सकते हैं जरीब द्वारा, क्योंकि सबसे जो
मापन की सर्वोत्तम विधि है वो जरीब ही है, और कई तरह की जरीब होती हैं। शाहजहानी जरीब के बारे में भी हमने आपको बताया, गंटरी जरीब के बारे में भी आपको बताया। जरीब एक लोहे के छल्ले जैसे होते हैं, और इसके जो एक छल्ला होता है उसकी जो माप होती है अलग अलग होती है। गंटरी जरीब की एक कड़ी जिसे बोलते हैं उसकी माप 7 इंची के लगभग होती है, वहीं शाहजहानी की 9 इंच के करीब होती है। अगर हम छोटी चैन सामान्य जरीब की बात करें तो यह 100 कड़ी की होती है, यानी कि 22 गज की, यानी 66 फुट की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यानी आप समझ गए होंगे कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होगी, तो वह होगी जरीब। जरीब लोहे की बनी होती है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा यह क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है। अब आप समझिएगा, हम आपको खतौनी से भी समझाएंगे बाकायदा क्या होता है। ध्यान से सुने सभी। खतौनी क्या है? ऑप्शन है आपके समक्ष, जमींदारी का एक रजिस्टर, काश्तकारी का एक रजिस्टर, मजदूरी का एक रजिस्टर, या नन ऑफ द एब। तो इसका सही जवाब होगा काश्तकारी का एक रजिस्टर। देखिएगा उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम लॉर्ड कर्जन के समय 1901 में आया, और धारा 23 में उल्लेख लेखपाल का होता है, और धारा 33 में जो उल्लेख होता है वह होता है वार्षिक रजिस्टर का। खतौनी वहां भी उल्लेखित नहीं है, वार्षिक रजिस्टर के नाम से ही खतौनी को जाना जाता है। खतौनी और खसरा में क्या अंतर होता है यह हम पहले बता चुके हैं। खसरा को हम गिरादरवरी भी बोलते हैं पंजाब और हरियाणा क्षेत्रों पर। खतौनी में एक जो रजिस्टर यानी कि जो खतौनी का कागज होता है उस पर यह होता है अंकित कि किस किसान के पास कितनी भूमि है, वह कितनी भूमि का मालिक है। लेकिन खसरा जो होता है वह एक किसान के पास एक जो भूमि का टुकड़ा है उस पर कौन सी फसल उगाई जा रही है ऐसी जानकारी हमें खसरा से मिलती है। खतौनी में कुल 22 खाने होते हैं, माफी चाहेंगे 13 खाने होते हैं। आप नोट कर लीजिएगा, कई किताबों में 22 भी लिखा होता है, लेकिन आप नोट करें खतौनी में 13 खाने होते हैं और खसरा में 22 खाने होते हैं। चलिए आगे बढ़े हम अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर देखिएगा, ये खतौनी होती है, ये हम आपको समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिएगा ऊपर लिखा होता है ग्राम का नाम, तहसील, जनपद, और देखिएगा यह हम आपको समझाना चाहते हैं, इस पर मुख्यतः विशेष फोकस आपका कराना चाहते हैं। हमने आपको बताया भाग 2 जब क्लास चलाई थी तो फसली वर्ष के बारे में हमने बताया था। फसली वर्ष देखिएगा ये 2021-22 की ही वो है, और इस पर फसली वर्ष लिखा हुआ है 14 से 24 और 14 से 29। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है फसली वर्ष किस शक के शासन काल में शुरू हुआ था, तो यह शासन काल में शुरू हुआ था 1556 ईस्वी में। और 1556 ईस्वी वो दौर है जब पुनः मुगल वंश की स्थापना होती है दिल्ली पर, यानी कि पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद में अकबर सिंहासनारूढ़ होता है और फसली वर्ष को वो शुरू माना करता है। आगे बढ़ते हैं, आप समझ चुके होंगे यहाँ पर क्षेत्रफल भी होता है और ये खाता संख्या कितना उसकी भूमि है ये लिखा होता है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लिए चलते हैं, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। लेखपाल द्वारा गांवों की द्वितीय पड़ताल क्या कहलाती है, तो यह हमने क्वेश्चन अलग तरह से आपके सामने पेश किया है। कितनी पड़ताल एक वर्ष में की जाती हैं? 3 की जाती हैं। कौन कौन सी की जाती हैं वो भी हम आपको बता चुके हैं। तो इसमें आप प्रश्न को ध्यान से समझिए, द्वितीय पड़ताल आपसे पूछा है। तो देखिएगा कृषि वर्ष का जो आरंभ होता है वह होता है 1 जुलाई से। 1 जुलाई के बाद में जो फसल आती है 10 अगस्त से जो पड़ताल शुरू करते हैं वह करते हैं खरीफ की फसल की। लेकिन द्वितीय पड़ताल जो कहलाती है, आप नोट करें, रबी की पड़ताल। रबी की पड़ताल को हम द्वितीय पड़ताल कहते हैं, क्योंकि प्रथम पड़ताल होती है खरीफ की और दूसरी पड़ताल होती है रबी की और तीसरी पड़ताल होती है जायद की। यह हमें पता होना चाहिए, यह हम आपको बता चुके हैं। खरीफ की पड़ताल 10 अगस्त से शुरू होती है, रबी की पड़ताल 1 जनवरी से शुरू होती है जो अब चल रही है, और जायद की पड़ताल 3
10 मई से शुरू होती है, ये तीसरी पड़ताल कही जाती है। और ऐसा अगर हम धरातल पर देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, आई रिपीट, क्योंकि लिखा होता है, जो नियम है वह यह नियम है कि खेत खेत पर जाकर लेखपाल यह करेंगे, लेकिन ऐसा धरातल पर कतई नहीं होता है। एक जगह बैठकर किसी गांव के सज्जन को बुलाकर उससे ही पूछ पूछ करके इसके खेत में क्या है, इसके खेत में क्या है, इसके खेत में क्या है, अपने आप स्वयं से ही अपने विवेकानुसार लेखपाल महोदय एक कमरे में बैठकर ही यह सब तय कर देते हैं। आप यकीन मानिएगा, हम यह आपको एकदम से व्यवहारिक चीज आपको बता रहे हैं, जैसा होता है। हमने भी कई बार अपनी जमीन का खसरा निकलवाया है, तो उस पर ऐसी ऐसी फसलों का उल्लेख है कि जो हमने जीवन में कभी नहीं की है। लेकिन हम आपसे ये उम्मीद नहीं रखते हैं। अगर आप कभी यह बनते हैं तो आप यह कार्य मत कीजिएगा, आप पूर्ण ईमानदारी के साथ कार्य कीजिएगा, आप उनका अनुकरण न करें। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा, यह राजस्व विभाग प्रश्न पूछा जाता है, आप समझिएगा, नोट कर लीजिएगा। राजस्व विभाग के तहत मुख्यतः 5 विभाग आते हैं: राजस्व परिषद, चकबंदी आयुक्त, राहत आयुक्त, निर्देशक भूमि अध्याप्ति और जिला गैजेटियर। अगर हम अभी इसमें से किसी का उल्लेख नहीं कर रहे हैं, अगर आपको इनमें से कोई अगर विभाग के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, हम आपको विस्तृत रूप से समझाएंगे। फिलहाल हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1831 ईस्वी में इलाहाबाद, जिसे आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इसमें एक अध्यक्ष होता है, 2 प्रशासनिक सदस्य होते हैं और 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। इनमें से अगर आप जिला गैजेटियर, निदेशक भूमि अध्यापक या राहत आयुक्त, चकबंदी आयुक्त, जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर बोलिएगा। हम आपको इतना बता दें कि चकबंदी आयुक्त के अधीन ही चकबंदी लेखपाल होते हैं, जबकि राजस्व लेखपाल डीएम के अधीन होते हैं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, यह हमने एक असेंडिंग ऑर्डर समझाया है, आरोही क्रम में, कि ग्रामीण स्तर पर सरकार का सबसे छोटा जो प्रतिनिधि है, सबसे पहला प्रतिनिधि है, सबसे मुख्य प्रतिनिधि है, वह होता है लेखपाल। पटवारी, जिसे पटवारी शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम तो दिल्ली सल्तनत में ही हो गया था, लेकिन जो महत्वता दी वह शेरशाह सूरी ने दी, और इसे बढ़ावा जो दिया वह दिया अकबर ने बढ़ावा दिया, और पटवारी को लेखपाल किया चौधरी चरण सिंह जी ने। तो लेखपाल मुख्य सरकार का प्रतिनिधि होता है गांव स्तर पर, और लेखपाल के जो ऊपर होते हैं थोड़े से बड़े, वह होते हैं राजस्व निरीक्षक। इन्हें हम स्थानीय भाषा में कानून को भी कहते हैं। उनसे बड़े नायब तहसीलदार, एसडीएम, तहसीलदार इसमें नहीं लिखे हैं, आप एक बीच में ऐड कर लीजिएगा, तहसीलदार भी आते हैं इसमें। आप यहाँ पर थोड़ा गलती हुई है हमसे, क्षमा चाहते हैं आपसे, आप नोट करिएगा। लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम, डीएम, अपर मंडलायुक्त और मंडलायुक्त। तो देखिएगा, आप कहेंगे सर इससे क्या हमें पता चलता है? तो इससे हमें यह पता चलता है कि कई बार एग्जाम में यह पूछा जाता है कि तहसीलदार और लेखपाल के मध्य में सेतु का कार्य कौन करता है? तो वह राजस्व निरीक्षक कार्य करता है। तो यह ऐसे भी घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नायब तहसीलदार के और लेखपाल के मध्य में सेतु का कार्य कौन करता है? तो राजस्व निरीक्षक करता है, और राजस्व निरीक्षक ही खसरा खतौनी की जांच करता है। आप इसको भी नोट कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं। अब आपको हम एक प्रश्न देते हैं, आप इसका जवाब जरूर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और आप प्रश्न का जवाब जरूर दिया करें, चाहे कैसे भी दें, आप कहीं से पूछ के दें, कहीं से पढ़ कर दें, लेकिन जवाब जरूर दिया करें। प्रश्न है कि जन समस्याओं के निस्तारण प्रमाण पत्रों व अन्य सुविधाओं के वितरण केंद्र के रूप में प्रत्येक तहसील में तहसील दिवस कब मनाया जाता है? यह आपको हमें जवाब देना है। देखिएगा, तहसील दिवस के बारे में भी हमें एक जानकारी होनी चाहिए, एक नागरिक के तौर पर भी। और आगामी हम जो प्रतियोगी परीक्षा उसकी तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमें एक आम नागरिक के तौर पर भी तहसील दिवस और इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। आप हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और वीडियो को आप शेयर जरूर करें। आपके लिए जरूर ये छोटा सा एक काम है। कोई वीडियो को देखे ना देखे, हम बार फिर से कहेंगे, वो अलग बात है, लेकिन आप शेयर भी ना करें
ये बहुत गलत बात है। आप उस वंचित तबके तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। बस हम आपसे यही चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।